बेटे सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट का बैच का आज फॉर्मल स्टार्ट है। क्या ये बात आपको मालूम है? बताई गई। आज से आपका फॉर्मल बैच स्टार्ट हो रहा है और जो आपको वैल्यू एडिशन मिला तो मिला, लेकिन आज से हमारी बिल्कुल एप इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग हो रही है। और वेरी बिगिनिंग का स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम चैप्टर 1 से करें या कहीं से भी करें, वो हमारी कॉल होगी, लेकिन कुछ चीजें आपको मालूम होनी जरूरी है। क्या चीजें मालूम होनी जरूरी है, ये देखिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा आज कुछ चीजें, और बिल्कुल साथ साथ पैक करते हुए चले चीजों को। ये फाउंडेशन में आपका ये पेपर है बिजनेस लॉ का। ध्यान से देखिएगा चीजों को, काफी सारी चीजें पता चलेंगी, फिर हम सीधा एक्ट पे चलेंगे। कौन से एक्ट पे चलेंगे वो मैं बता दूंगा, अभी आपको ओपन कर दूंगा, लेकिन पहले इसको समझिए ध्यान से और बात मत कीजिएगा, फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है। बिजनेस लॉ का आपका पेपर है 100 मार्क्स का। लेकर बात नहीं करनी, कोई भी बात ना करे, अभी फोकस करें। बिजनेस लॉ का आपका पेपर है 100 मार्क्स का। इस पेपर में बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? ये पेपर आपका सब्जेक्टिव है। अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता, बीच में इन्होंने सीपीटी लाए थे, तब इन्होंने ये पेपर ऑब्जेक्टिव किया था, तो किसी भी बच्चे के, हमारे पढ़ते थे 40 नंबर का पेपर होता था ये उस टाइम पे, लाइन लगा के 40 में से 40, 38, 36 और मरे मरे भी 32 नंबर तो आते ही थे, 80%। तो वैसी कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन क्योंकि अब ये पेपर पहले की तरह, शुरुआत में तो ये सब्जेक्टिव ही था, अब वापिस इसे सब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो सब्जेक्टिव होने के कारण ये क्या करता है? तंग करता है आपको। क्या तंग होते हैं? अंग्रेजी। बच्चों के सामने चैलेंज क्या क्या है? पहली चीज तो इंग्लिश पे कमांड नहीं होती उनकी। दूसरा, समझ तो लेंगे चीजों को, समझना कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं और मुझे मालूम है मैं समझा रहा हूं तो समझा के ही छोड़ूंगा। लेकिन दिक्कत आती है याद करने पे। बच्चा याद नहीं कर पाता, और अगर कर लेता है, पक्का कर लेता है, फिर भूल जाता है। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट की नहीं है, सब्जेक्ट की है। कि भाई हमने सोचा, हमने याद किया, लिख के देख लिया, अब तो पक्का याद हो गया, हफ्ते बाद उठा के पढ़ रहे हैं तो याद नहीं आ रहा। तो इससे निराश मत होना, फिर रिवाइज करना, क्योंकि बार बार याद करोगे बार बार भूलोगे, बार बार याद करोगे बार बार भूलोगे। लेकिन जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे, याद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और भूलने की मात्रा कम होती जाएगी। तो पहली दिक्कत इसमें जो आनी है आपको, वो मैं आपको पहले बता के चलूं, लर्निंग में। फिर दूसरी दिक्कत, एग्जाम में लिखे कैसे। लिखना भी बाद की बात है, पहले तो केस स्टडी समझ में आने चाहिए। केस स्टडी समझ में नहीं आता, और अगर आ जाएगा तो फिर उसे लिखे कैसे। तो एवरीथिंग यू नीड इज प्रैक्टिस। क्या चीज चाहिए आपको? प्रैक्टिस। बेटे बात मत करो, एक तो लेट आए हो, ऊपर से बात मत करो, शांत होके बैठे, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी।
और बात करेंगे तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, और मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप मुझे डिस्टर्ब करोगे तो फिर मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। बराबर का बदला लेते हैं हम। इसलिए बात ना करें, अच्छे स्टूडेंट बन के बैठे तो आपको अच्छा टीचर मिलेगा, और अदरवाइज जैसा चाहिए टीचर वैसे बन के बैठ जाना। हम तो स्टूडेंट के हिसाब से अपनी टोन बदलते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस लॉ का पेपर 100 मार्क्स का है, और इसके अंदर आपको बिट बाय बिट तैयारी करनी है एक एक चीज की। दो तीन चीजें पहले बेसिक एक पेज का बता दूं, फिर मैं अपने एक्ट पे आ जाऊंगा और एक्ट को लेके चलेंगे, मार्क्स काउंट करा के चलूंगा पूरे पूरे। देखिए, पहला आपका इसमें चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, IRF, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आज पहली क्लास भी है कुछ बच्चों की, एक तो ये हो गए, पहली क्लास है ना, शकल से जान लेता हूँ। और भी कोई है क्या? और तो सब निकम्मे देखे से लग रहे हैं, है ना। और तो किसी की पहली क्लास नहीं है? आप गुड। तो पहला चैप्टर है बेटा, और एक बार बताऊं, सच बता रहा हूं, बहुत इंजॉय से पढ़ाऊंगा लॉ, लेकिन आप ना कुछ क्राइटेरिया सेट करो। क्लास में बात मत करना, मान लो मेरी बात मत करना। ऑलरेडी मैं इतनी ज्यादा बातें कर लेता हूं आपसे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं बात करूंगा पढ़ाई से रिलेटेड, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा तो पढ़ाई से रिलेटेड, मैं डेमो भी दूंगा यहां बुला के पढ़ाई से रिलेटेड। आप क्लास का लेवल बहुत अच्छा पकड़ पाओगे अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। तो आई नीड योर सपोर्ट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम आपका है, पर आप लोगों के अच्छे सहयोग के बगैर ही एग्जाम में आपको मैं तैयारी कराऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपका सपोर्ट इस तरीके से चाहिए कि हम लोग पूरी डीप में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी जो इक्का दुक्का जिनका मन करे बात करने का वो ना करे, और ना करे, क्योंकि आप समझिएगा, हम जब पढ़ेंगे ना बहुत रिदम में पढ़ेंगे चीज, और आपको वाकई बहुत मजा आएगा। लेकिन वो मजा खराब हो जाता है जब सामने वाले का मूड आप खराब करोगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पहला चैप्टर क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या है बोलो? रेगुलेटरी। जिन जिन बच्चों ने ये बात ना लिखी है वो लिख जरूर लें, ये आता है 5 से 6 नंबर का। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कितने नंबर का आएगा? 5 to 6 मार्क्स। सेकंड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थर्ड, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। फोर्थ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। LLP एक्ट 2008। कंपनीज एक्ट 2013। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये आपका स्ट्रक्चर है एग्जाम का, खत्म। इतना ही करना है आपको, इतना आप तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम पक्का हो जाए। ये आता है आपका 5 नंबर का, कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपका 25 से 30 नंबर का। ये 16 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 10 से 15 नंबर, ये भी 10 नंबर के आसपास का रहेगा। कुल मिला के देख लो कितने नंबर हो जाते हैं आपके। क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा? अच्छा हाँ, ये लीजिए।
30 और 10, 30 और 32 कितने होते हैं बेटा? 62 एंड 30, 92 एंड 6, 98। अभी भी गैप है, तो ये लो, ये 5 से 10 का भी आ सकता है और ये 10 से 15 का भी आ सकता है। ठीक है, अब ओके हो गया। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए हम कितने की तैयारी करने जा रहे हैं, उसी हिसाब से। और इनको अपर एंड ही मान के चलना, लोअर एंड वाला मत मान के चलना। यानी कि अगर इसकी अप्रोक्स कर दूं, 5 नंबर का इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 30 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट 16 नंबर, पार्टनरशिप 16 नंबर, एलएलपी 10 नंबर, कंपनीज एक्ट 15 नंबर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 15 नंबर। इस तरीके का लगभग लगभग रहेगा। अब कुछ 2-4 इधर हो जाए, 2-4 उधर हो जाए, तो भैया मैं एग्जामिनर तो हूं नहीं कि मैं पहले असेसमेंट करके सारी चीजें आपको बता दूं। ये अप्रोक्सीमेशन है, इतना रहेगा रहेगा। ठीक है, ओके। और एक चीज और फिर से बता रहा हूं, पहले बताई थी शायद। इंडियन रेगुलेटर, ये आपका कोर्स है, टोटल कोर्स यही है। और आपका जो पेपर आना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, यूआरपी कॉन्सेप्ट में बताया था। क्या था? अंडरस्टैंडिंग, चीजों को पहले समझना है, फिर रिटेंशन और फिर प्रेजेंटेशन। ये 3 चीजों पे ध्यान देना है। अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग का मतलब पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। वो मैं आपको कराऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट की। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए जो आपको क्लास में भी कराई जाएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए जो क्लास में भी होगी, और कहने का मतलब घर जाके भी जब पढ़ोगे आराम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले करनी है। रट्टे पे नहीं जाना, एकदम पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं। रिटेंशन, याद करना। कंसेप्ट को तो समझ लिया, कंसेप्ट को तो समझ लिया, अब उसे याद करना है। याद कैसे करेंगे? लर्न, राइट एंड रिवाइज। पहले याद करो, फिर लिख के देखो, और रिवाइज तो बार बार करना ही करना है। लर्न, राइट एंड रिवाइज, LWR। और प्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। ओके। और ये जो बुक आपको दी गई है, ये अपने आप में कंप्लीट बुक दी गई है। ये किताब जो आपको प्रोवाइड की गई है, इस किताब के अंदर हमने स्टडी मटेरियल का सारा कंटेंट लिया है, प्रेजेंटेबल थोड़ा सा और कर दिया। ऐसा नहीं कि स्टडी मैट प्रेजेंटेबल नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर हमने स्टडी मैट के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन और मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन डाले हैं विद सॉल्यूशन। क्यों ये सब किया? क्योंकि बच्चा कहता है सर कोई एक ऐसी चीज दो हमारे हाथ में जो अपने आप में कंप्लीट हो, जिसे पढ़ने के बाद हमें इधर उधर ना भटकना पड़े, और जिसे पढ़ने के बाद आप दावा कर सको कि ये कर गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो वो ये है, इस किताब को ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। और इस किताब को पढ़ना है तो आप समझ लो कितनी मेहनत लगने वाली है, याद करनी है भाई। अब इसमें क्वेश्चन आंसर निकाल भी दिया जाए, मान लीजिए ये बुक आपकी है 335 पेज के आसपास, 100 पेज के क्वेश्चन आंसर भी निकाल दिए जाए 135 पेज के, तो 200 पेज तो याद करोगे ना? बोलो हाँ या ना, बोलो। तो उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है बेटा। और अगर आप बेईमानी करोगे याद करने में, तो आप किसी और के साथ नहीं अपने साथ करोगे, क्योंकि अब आपका ये फॉर्मल स्टार्टअप हो रहा है, आपका स्टार्टअप बनने जा रहा है।
जो स्टार्टअप आपको सीए इंटर में लेके जाएगा। तो आपको डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी है, ईमानदारी से चलना है और मेहनत करनी है, और मेहनत करने वालों के हम पूरा पूरा साथ देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अब हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मल स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। और आज हम जो सबसे पहले बेसिक चैप्टर पिक करेंगे, वो बेसिक चैप्टर क्या होगा, सीधा मार्क्स की तैयारी कराऊंगा मैं आपको बढ़िया वाले। वो बेसिक चैप्टर जिसकी कुछ कुछ जानकारी शुरू से बच्चों को रहती भी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एवरीबॉडी स्टार्ट करें 16 नंबर की तैयारी, बोलिए। तो आइए सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अभी सब नोट करके चलेंगे, आज किताब की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, आज सिर्फ रजिस्टर चलाओ, आज सिर्फ रजिस्टर चलाओ। स्लो स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्पीड तो आपको पता है मैं जब मर्जी गियर बदल दूंगा। स्लो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, ताकि आप घर पे जाके आराम से याद कर सको। आप कहोगे सर आपने काफी याद करा के भेज दिया, अब हम आराम से याद कर पा रहे हैं। ज्यादा करा दूंगा फिर घर पे याद करने में दिक्कत आएगी, आराम से चलिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो अगर ये हम कर लेंगे तो कितने नंबर की तैयारी हो जाएगी, 16 नंबर की तैयारी हो जाएगी। बढ़िया है ना, सही चीज है ना। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब आया, 1 अक्टूबर 1930। कब से लागू हुआ बोलो, 1 अक्टूबर 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब से लागू हुआ बोलो ना, 1 अक्टूबर 1932। It applies to whole of India. It applies to whole of India. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब से लागू हुआ बोलो, 1 अक्टूबर 1932 कब से लागू हुआ बोलो, सब लोग बोलो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ओके, पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। अब इस एक्ट में हमें कितना पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है क्या, नहीं, केवल 3 चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे ही है। इस एक्ट में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले का नाम है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पहला क्या बोलो, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, और तीसरा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बेटे 3 चैप्टर तैयार करने हैं इसमें, कितने, 3। पहला जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, और तीसरा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नोट कर रहे हो बेटा, नोट करते रहिए, ओके, क्लियर है। 3 चैप्टर कर लो, 10 नंबर ये 16 नंबर पक्के है ना। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला चैप्टर 1,
हाँ जी, वो एक्ट अलग है बेटा। ये देखो LLP एक्ट 2008, ये अलग है, देखिए हमने देखो अलग। तो चैप्टर 1 का नाम बताइए। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पहला कंटेंट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले आप बताइए मुझे, पार्टनरशिप के अंदर जब ये एक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, आप ही बताओ ना मुझे कि सबसे पहले हम क्या जानना चाहते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप, है ना। तो सबसे पहला कंटेंट आपके सामने आता हुआ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को कौन बताता है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप कहां बताया गया, बोलो। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अरे जैसे लिख रहा हूं एक एक लाइन छोड़ के वैसे ही लिखिए, ठीक है। पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता है किसी को? 12th में पढ़ी थी। तो पार्टनरशिप को बताया गया सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहता है, पहले सुन लो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. Partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. साझेदारी व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा समझौता है जो उनके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाए गए व्यवसाय के लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं। आइए जरा इसको समझते हैं जरा ध्यान से। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, एक लाइन छोड़ के, हाँ, बिटवीन पर्संस। फिर एक लाइन छोड़ो, हु हैव एग्रीड टू शेयर द, बोलो, प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. Any one मत लिखना, any of them acting for all. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. आइए देखिए, कर लिया नोट, कर लिया, चलिए। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, अंडरलाइन करो रिलेशन। पार्टनरशिप रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ का, बोलो, कैसा रिलेशन है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। पार्टनरशिप रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन।
पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कैसा रिलेशन बोलो? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन पर्संस, कितने पर्सन? टू और मोर पर्संस। इनके बीच में बोलो ना, टू और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीड है ना? एग्रीमेंट किस चीज का? बोलो ना, किस चीज का? शेयरिंग ऑफ। तो क्या प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस नहीं बांटेंगे? इट इंप्लाइज शेयरिंग ऑफ लॉसेज एज वेल। इट इंप्लाइज शेयरिंग ऑफ लॉसेज एज वेल। जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे उस रेशो में लॉस भी बांटेंगे। ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। लॉफुल। और बिजनेस चलाएगा कौन? ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अंडरलाइन करो, एक्टिंग फॉर ऑल। और एक्टिंग फॉर ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। एक्टिंग फॉर ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ओके, गुड। चले आगे, तो इसको समझते हैं अब जरा ध्यान। देखिए जरा ध्यान से, पार्टनरशिप को बताया गया सेक्शन 4 में। क्या बताया गया? समझना भी है और याद भी करते हुए चलना है। पार्टनरशिप को बताया गया सेक्शन 4 में। कहा बताया गया बोलो बेटे? सेक्शन सेक्शन किस एक्ट का? सेक्शन 4। भैया पार्टनरशिप एक्ट ही तो पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप इज द कैसा रिलेशन? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कैसा रिलेशन बोलो? बिटवीन पर्संस। कितने पर्सन चाहिए? शीशे के सामने खड़े होकर तो नहीं कह सकते ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझे देखूं या पार्टनरशिप करूं, है ना? क्या शीशे के सामने खड़े होकर पार्टनरशिप कर सकते हो क्या? नहीं। तो क्या चाहिए? टू और मोर पर्सन। और टू और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो? किस चीज का एग्रीमेंट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब भैया जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे उसमें लॉस भी बांटेंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी बताऊंगा आगे चल के। ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है ना? बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है ना? अब बिजनेस चलाएगा कौन? ऑल पार्टनर्स। या तो सारे चलाएंगे या फिर, कम ऑन, या तो सारे चलाएंगे या फिर एनी ऑफ देम। एनी वन मत बोलना। चार पार्टनर हैं तो चारों भी चला सकते हैं, कोई 3 भी चला सकते हैं, कोई 2 भी चला सकते हैं, कोई 1 भी चला सकता है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। काम किसके लिए कर रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ऑन बिहाफ ऑफ सबके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलके एक बार बोलिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप इज द बिटवीन हु हैव टू शेयर द ऑफ ए carried on by all or any of them. A partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. एक बार रीड करो इसको, फिर और आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बहुत सारी बातें करनी है।
तो बेटे हाँ जी, पार्टनरशिप पार्टनरशिप अराइज बाय, कैसे अराइज होती है, कैसे अराइज होती है, कैसे पैदा होती है, कैसे स्टार्ट होती है, क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप? हाँ हाँ बोलो बोलो। एग्रीमेंट, वेरी गुड आंसर। पार्टनरशिप अराइज बाय, लिखते रहिए। पार्टनरशिप अराइज बाय एग्रीमेंट। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोगों ने चाहिए? कम से कम बोल दिया तो टू बोल दो। एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2%। इज इट क्लियर एवरीवन? अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कैसा रिलेशन है बोलो ना? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कैसा रिलेशन है? बिटवीन पर्संस, बिटवीन कितने पर्सन? टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। टू और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। किस चीज का? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्यों लॉस नहीं बांटेंगे? बोलो। डेफिनेशन में लिख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्या लॉस नहीं बांटेंगे? तो फिर और लॉसेस क्यों नहीं लिखा? आप तो कह रहे हो ना लॉस भी बांटेंगे, तो डेफिनेशन में लिखना चाहिए था ना, टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। लॉस क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है, ये मैंने अपना जब पढ़ता था किसी टाइम में फाउंडेशन में, अपने सर से पूछा था कि सर इसमें लॉस भी तो बांटते हैं, वो लिखा क्यों नहीं? कहते, मैंने कहा लिखा होगा, आपने नहीं लिखवाया। कहते नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा शर्त लगाओ सर। कहते देख लगा शर्त। तो उन्होंने स्टडी मेट में दिखाया, नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा फिर लिखा क्यों नहीं? बांटते तो है, हम तो पढ़ के आए हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी। कहते बेटे एक बात बता कि पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए की जाती है या लॉस के लिए? बोलो बोलो। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव लिखेंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। लॉस कमाना ऑब्जेक्टिव है क्या? बट ऑब्वियस है, लॉस है तो भी शेयर करेंगे। बट क्या लॉस लिखना जायज बात है? नहीं। टू शेयर द प्रॉफिट्स, टू शेयर द ऑफ ए बिजनेस। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। अब ये इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या नाम बेटे? ये और अर्चिता, इन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये दोनों ने स्टार्ट किया, बढ़िया बिजनेस, कहती कमाई अच्छी है, ड्रग्स बेचने का। अफीम चरस गांजा, भांजा, भांजा नहीं, हाँ, अफीम चरस गांजा बेचने का। कहती बढ़िया कमाई है, फुल प्रॉफिट है। अब हुआ क्या? रिया ने 3 पैकेट बेचे, 50 पेमेंट आई। बड़े बड़े पैकेट थे। पेमेंट इसने रिसीव कर ली, अर्चिता ने, अक्षिता ने। कह रही है सही नाम बोलो, मेरा हिस्सा है इसमें पूरा। अक्षिता ने पूरे 50 लाख रुपए रिसीव कर लिए। रिया ने अक्षिता से पैसे मांगे, किसने? अक्षिता ने मना कर दिया, कहते मैं नहीं दे रही तेरा शेयर। अब बताओ, रिया कोर्ट चली गई अपना हिस्सा लेने के लिए। कह रही जज साहब इतनी मुश्किल से मैंने ड्रग्स बेची थी और हिस्सा अकेले खा गई। जज साहब कहते उसका हिस्सा तो उसे बाद में देंगे, पहले इसका हिस्सा इसे दो, लेके जाओ जरा इसको थाने में। तो क्या कोर्ट में जाके केस डाल सकती है? ये बिजनेस क्या है? अनलॉफुल। क्या है बोलो? अनलॉफुल। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अब बिजनेस चलाएगा कौन? या तो सारे पार्टनर, या तो और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग का मतलब ये शूटिंग वाली एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग मतलब जो काम कर रहे हैं किसके भी आप पे? सबके भी आप पे। जैसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, कि मैंने अगर फर्म में रह के काम किए, मेरे कामों के लिए आप लोग भी लाइबल हो क्योंकि आप मेरे पार्टनर हो, और आपके कामों के लिए मैं भी लाइबल हूं। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टार लगा रहा हूं, जवाब देना बढ़िया सा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा।
लगाइए स्टार। स्टार वन, अब स्टार वन स्टार्ट हो रहा है। द पर्सन्स द पर्सन्स who entered into partnership the persons who entered into partnership are individually called dash। पर्सन जो पार्टनरशिप करते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? बोलो बोलो। पार्टनर्स। स्टार टू, द persons who entered into partnership are collectively called dash। अकेले अकेले तो पार्टनर कहला रहे थे और एक साथ आ गए तो बोलो फर्म। फर्म। स्टार थ्री, द कलेक्टिव नेम under which the collective name under which partnership business is carried on। the collective name under which partnership business is carried on। कलेक्टिव नेम जिसमें फर्म का बिजनेस चलाया जाएगा क्या कहलाएगा? फर्म। collective name under which partnership business is carried on is called firm। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे बोलो? इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे बोलो? और एक साथ आ गए तो फर्म। और जिस नाम से फर्म का बिजनेस चलाएंगे वो क्या कहलाएगा? फर्म नेम। क्या कहलाएगा बोलो? फर्म नेम। ठीक है, ओके। क्लियर बात? द पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड collectively called firm and the collective name under which partnership business is carried on firm name। एग्जाम्पल देखते हैं। ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर एक फर्म बनाई, ABC एंड एसोसिएट। इन तीनों ने फिर मिलकर एक फर्म बनाई, क्या नाम रखा? ABC एंड एसोसिएट। तो मुझे बताना जरा ए कौन है? पार्टनर इन द फर्म। ए कौन है बोलो? ए खुद को क्या बताएगा? पार्टनर इन द फर्म। बी कौन है? सी कौन है? पार्टनर इन द फर्म। ये ABC एक साथ आ जाए तो तीनों एक साथ आ गए फर्म। ABC तीनों एक साथ आ गए तो क्या कहलाई? फर्म। और ये ABC एंड एसोसिएट्स, ये क्या होगा?
फर्म ए अलग है तो क्या है बोलो, पार्टनर। ए कौन है, पार्टनर इन द फर्म। बी कौन है, पार्टनर इन द फर्म। सी कौन है, पार्टनर इन द फर्म। और एबीसी एक साथ आ गए तो क्या होगा, फर्म। और कलेक्टिव नेम जिसमें फर्म का बिजनेस चलाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, एबीसी एंड एसोसिएट। क्या है बोलो, फर्म नेम। ओके है। अब जाके आपका पहला कंटेंट डन, ठीक है ना। पेज नंबर 212 पढ़, टॉपिक नंबर 1। पेज नंबर 212 टॉपिक नंबर 1 पढ़िए। ए कौन है, पार्टनर इन द फर्म। बी कौन है, पार्टनर इन द फर्म। सी कौन है, पार्टनर इन द फर्म। और एबीसी क्या है, कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, एक साथ आगे तो फर्म। और एबीसी एंड एसोसिएट क्या है, फर्म नेम। ठीक है। बताओ पहला टॉपिक पूरा याद हो गया नहीं हो गया, पहला टॉपिक याद हो गया नहीं हो गया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, यस सर नहीं बोलना, जल्दी जल्दी बोलो। पार्टनरशिप का सेक्शन, अब बुक में देखा पाप लगेगा, ध्यान रखना। हाँ, पार्टनरशिप का सेक्शन, सेक्शन सेक्शन सेक्शन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द बिटवीन पर्सन्स। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सीधा आंसर। पार्टनरशिप इज द relation between who have to share the of a business carried on by or any of them. The partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अब पहला पॉइंट, the person who entered into partnership are individually called, collectively called, and the collective name under which partnership business is carried on is called. हो जाएगा याद, हो जाएगा तैयार। सेकंड हेडिंग डालिए। सेकंड हेडिंग आती हुई आपके सामने, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ, इसको ना चार्ट ना बना के सिंपल ही बना देता हूं पहले मैं, क्यों चार्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में वैसे भी केस स्टडी टाइप पैटर्न में करके आना है। तो सबसे पहले शिखर मुझे बताएंगे, शिखर बेटे मुझे आप बताइए कि पार्टनरशिप के लिए, कोई बीच में ना बोले बेटा, पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है, बोलो बेटे सबसे पहले क्या चीज जरूरी, अपनी बुद्धि से बोलियो। कैपिटल लाना गलत, रुको, क्या नाम है तुम्हारा, अरे नहीं भाई, इसको नाम भूल जाता हूँ भाई तेरा, है क्या है? क्या बेटे पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले क्या जरूरी, अपने मन से सोच, थोड़ा 1 मिनट लगा। ये ना लकीर का फकीर है सारे के सारे, कह रहा गधे की संगत में तो गधा ही रहेगा, घोड़ा कैसे पलेगा। ये गधे गधे एक साथ ही बैठते हैं। बताओ भाई पार्टनरशिप के लिए पहले क्या जरूरी है, पर्सन्स। कमो कैपिटल क्या चार डालेगी, गधों। पहले पर्सन तो होने चाहिए। पिटोगे मेरे से, थप्पड़ खाओगे नालायक कहीं। कैपिटल लगा ले, कर ले, कैपिटल क्या करेगी, कोर्ट में जाएगी कैपिटल, बिजनेस चलाएगी कैपिटल।
और कहीं पढ़ाया मैंने कैपिटल पूरी डेफिनेशन में? क्या हुआ? क्या कह रहा है? चलो छोड़ो, गौतम छोड़ो। सबसे पहले क्या चाहिए, सब लोग बोलिए। पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या चाहिए, बोलो। सबसे पहले क्या चाहिए, बोलो। टू और मोर पर्सन्स। अब तो बता ही दोगे। हाँ भाई, हाँ बेटे। टू और मोर, धीरज, टू और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। तो सेकंड क्या आया? एग्रीमेंट। किस चीज का एग्रीमेंट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। थर्ड आ गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। किस चीज के प्रॉफिट? बिजनेस के। तो चौथा आ गया बिजनेस। और पांचवा मैंने डेफिनेशन में बताया था, पांचवा डेफिनेशन में बताया था लास्ट में जाके, म्यूचुअल एजेंसी। और एक और लिख लो मेरी तरफ से, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो बेटे, ये 6 असेंशियल एलिमेंट की चर्चा हम करने जा रहे हैं। बहुत ही स्लो, वेरी स्लो चल रहे हैं आज हम, इसलिए कि आपकी आज बिगिनिंग है। आज आपकी फॉर्मल बिगिनिंग है। जनवरी वालों की फॉर्मल बिगिनिंग आज से हो रही है। पहले क्या पढ़ा वो आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये हमारी स्टार्ट है। तो चलिए बताइए, सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चाहिए एसेंशियल, ये याद है या नहीं है? याद होगा नहीं होगा, ये तो याद है। नंबर वन, अभी लिखवाऊंगा इनके बारे में। नंबर वन, टू और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? किस चीज का एग्रीमेंट? किस चीज का प्रॉफिट? बिजनेस। और बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए? म्यूचुअल। और लास्ट क्या पढ़ना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो पहली हेडिंग डालो फटाफट से, टू और मोर पर्सन। अब पहली हेडिंग डालो। In order to constitute a valid partnership, in order to constitute a valid partnership, there must be at least two persons. In order to constitute a valid partnership, there must be at least two persons. लिख लो, पढ़ के काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। पढ़ के एग्जाम पास नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं गारंटी मार के कह रहा हूं ये बात। कंजूसी मत करना लिखने में, पीट दूंगा नहीं तो आके। और मैं भेदभाव नहीं करता कभी भी, ध्यान रखना इस मामले में, कि बच जाओगी नहीं लिखोगे तो पिट जाओगे, ध्यान रखना। In order to constitute a valid partnership, there must be at least two persons. The persons entering into partnership, एक लाइन छोड़ के लिखना है। The persons entering into partnership must be competent to make a contract.
द पर्सन्स एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य होने चाहिए। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। एटलीस्ट लिख दिया तो 2 और मोर लिखने की जरूरत नहीं है। जब एटलीस्ट वर्ड लिख दिया तो आगे 2 पर्सन्स बहुत है। जब एटलीस्ट के बाद 2 और मोर नहीं लिखा जाता, एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। और ये 2 व्यक्ति कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट। कैसे होने चाहिए? क्या कोई माइनर कर सकता है पार्टनरशिप? नहीं कर सकता। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ध्यान रखना। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा उसका टॉपिक अलग से आएगा, पढ़ाऊंगा। पर माइनर को पार्टनर बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है। अब जैसे जय और इसने, शिखर ने पार्टनरशिप कर ली। अब शिखर जो है, इसको पता नहीं क्या झटका लगा है, पागल हो गया। फिर भी जय ने इससे पार्टनरशिप कर ली। अनसाउंड माइंड का है। अब ये अनसाउंड माइंड का था, फिर भी जय ने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली। अब बिजनेस कर रहे थे तो कर रहे थे, इंटरेक्शन तो कम ही होता था। अब जय गया अपना हिस्सा मांगने इससे, तो पता है पागल है, कपड़े फाड़ देगा। अब क्या करे? और बनाओ पार्टनर, बनाओगे? पार्टनर बनाओगे? गड़बड़ हो जाएगा। क्या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ पार्टनरशिप करोगे? बताओ भाई शिखर, तुम करोगे पार्टनरशिप? करो पार्टनरशिप, ठीक है ना? ये लेडीज सूट वाले कपड़े से कैसे बनवा के आते हो तुम? चलो बढ़िया है। वो बनाते हैं ना लेडीज सूट, कपड़ा बच जाता है तो फिर ऐसे ही बना बना के भेज देते हैं। सही है। ऐसे आता नहीं है, अगर ये यहाँ तक का होता तुम में से कोई पहन के बैठी हो। हाँ वही है। चलो, इच्छाएं बहुत है इसकी, है ना? हाँ जी, कोई बात नहीं। तुम ज्यादा अनुभव मत करो, आराम से बैठो। हाँ जी। बेसिकली पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग। और 2 लोग कैसे होने चाहिए? मतलब कैसे होने चाहिए? जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं कॉम्पिटेंट। माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, बावला या बावली एज द केस में भी नहीं होने चाहिए। और लिखना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं आपको, पिट जाओगी नहीं तो मेरे से, ध्यान रखना। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, तो ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। कुछ ज्यादा स्लो भी नहीं करना, फिर आप लोग फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। सेकंड पॉइंट लिखिए, एग्रीमेंट। क्या आ रहा है बोलो? 2 और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए बोलो? एग्रीमेंट होना चाहिए। 2 और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए बोलो ना? एग्रीमेंट। और बेटे एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस है तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एंड द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। The written agreement between the partners. The written agreement between the partners is known as, बोलो ना, पार्टनरशिप डीड। और इम्प्लाइड पार्टनरशिप में लिख लो पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये क्या होते हैं, इनकी चर्चा डिटेल में की जाएगी, लेकिन थोड़ा बता के चलूंगा इनके बारे में, ऐसे नहीं जाऊंगा। पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है, ठीक है। पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, आइए बात करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ठीक है ना। अब जैसे मैंने धीरज का परिचय कराया गौतम से, मैं धीरज को लेके गया गौतम के पास, मैंने कहा गौतम ये धीरज है मेरा पार्टनर है, सुनो बेटे ध्यान से। मैं धीरज को लेके गया गौतम के पास, मैंने कहा गौतम इनसे मिलो, ये धीरज है, ये मेरे पार्टनर है। मैं मिल लिया, हाथ वाथ मिला लिया, ठीक है जी, पता लग गया उसको मदान सर का पार्टनर। रियलिटी में ये मेरा पार्टनर नहीं था, वास्तव में ये मेरा पार्टनर नहीं था। अब धीरज गया गौतम के पास, कहता वो ना 20,000 रुपये फर्म के लिए चाहिए। गौतम ने कहा तो मदान सर का पार्टनर है ना, कहता हाँ। ने 20,000 रुपये निकाले, दे दिए इसको, धीरज को। अब धीरज 20,000 रुपये लेके फुर्र हो गया। अब बताइए मैं लाइबल हूं या नहीं हूं, बोलो, मैं लाइबल हूं या नहीं हूं। अब ये मेरे पास आया गौतम, कहता मदान सर वो 20,000 रुपये तुम्हारा पार्टनर ले गया था। मैंने कहा कौन सा पार्टनर, कहता धीरज। मैंने कहा धीरज मेरा कोई पार्टनर नहीं है। कह रहा मदान सर उस दिन तो आपने कहा था आपका पार्टनर है। मैंने कहा वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। कहते ऐसे ही क्या मतलब है, आपके बेस पे वो 20,000 रुपये का लोन ले गया, आप लोन चुकाइए अब। मैंने कहा मैं तो अब कह रहा हूँ वो मेरा पार्टनर नहीं है। तो धीरज कहता मदान, ये गौतम कहता मदान सर कभी हाँ करते हो कभी ना करते हो, पता नहीं क्या करते हो। जब ना ही करना था तो हाँ क्यों किया, क्यों दुखाया मेरे दिल को। अब ये कोर्ट चला गया गौतम, तो बताइए गौतम ने कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस डाल दिया कि मदान सर को 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। बताइए देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे, क्योंकि इकरार करने के बाद इनकार नहीं कर सकते। अरे बोलो ना, इकरार करने के बाद इनकार नहीं कर सकते, हाँ करने के बाद ना नहीं कर सकते। तो कितना खुश हो रहा नालायक, अबे पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं निकम्मे। हाँ तो ध्यान रखिएगा, इकरार करने के बाद इनकार नहीं कर सकते, हाँ करने के बाद ना नहीं कर सकते। मैंने एक बच्चे को कहा समझ में आ गया, कहता हाँ समझ में आ गया। अब घर जाके पता नहीं उसे क्या समझ में आया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तुम्हारे जैसे ही तो होते हैं बच्चे बाकी भी। कहता सर वो अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने कहा क्या, कहता सर वो आपने पढ़ाया तो था, कभी वो इकरार करती है कभी इनकार करती है, कभी वो इकरार करती है कभी इनकार करती है, कब वक्त मेरे सपनों में आके मेरे दोस्त से प्यार करती है ना। मैंने कहा मैंने कब में ये क्या याद कर लिया कह रहा पार्टनर बाय स्टॉपल कहता मैंने ऐसे याद किया है, पार्टनर बाय स्टॉपल। इकरार करने के बाद इनकार नहीं कर सकते, हाँ करने के बाद ना नहीं कर सकते। जहां मैंने रिप्रेजेंट किया था कि धीरज मेरा पार्टनर है और धीरज ने उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर लोन ले लिया, तो मुझे वो पे करना पड़ेगा। स्टॉपल लग गया, स्टॉपल लग गया, अब मैं इनकार नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक बात बताओ भाई, सीधा सीधा क्लियर है ये कॉन्सेप्ट या नहीं है, बोलो क्लियर है। अब जय भैया एक बात बताओ, दिल से बताना, कोई अगर काम वाली आए, सफाई वाली, और आके जबरदस्ती कहने लगे ये मेरा पति है, ये जय मेरा पति है, अब बताओ तुम मना करोगे या नहीं करोगे। अब तुमने कुछ नहीं कहा उस समय, तो यू डीम्ड एज हस्बैंड। अब वो कहेगी मैं झाड़ू झाड़ू तो पोछा पोछा, लगे रहो दोनों मिल मिल के। मना करोगे नहीं करोगे, नहीं तो मान लिए जाओगे, ध्यान रखना, डीम्ड एज हस्बैंड। तो भैया अगर आपको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो मना तो करो, नहीं तो वो झाड़ू झाड़ू तो पोछा पोछा लगाते रहना मिल मिल के। तो बेसिकली स्टॉपल या होल्डिंग आउट ये होता है, इसका मैंने आपको जस्ट ग्लिम्स दिया। ग्लिम्स मतलब एक इसके बारे में मोटा मोटा बताया, अभी इनकी डेफिनेशंस आएंगी जब टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ाऊंगा ना बेटे, तो इनकी डेफिनेशन आएगी। क्लियर है बात, तो याद रखिएगा पार्टनर बाय स्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होते हैं, इंप्लाइड पार्टनर क्या होते हैं बोलो, क्या होते हैं बोलो, इंप्लाइड
पार्टनर। क्लियर है बेटे बात सभी को? ओके है, डन है? किसी को ना क्लियर हो कॉन्टेक्ट जय। जय बता देगा कि वो कैसे डीम्ड हस्बैंड बना, क्योंकि अगर आप इनकार नहीं कर रहे तो इसको इकरार कर रहे हो, है ना? मना करोगे ना? हाँ मना करेगा भैया। इज इट क्लियर एवरीवन? तो एग्रीमेंट भी क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगला पॉइंट बोलो ना, थर्ड पॉइंट बोलो, थर्ड पॉइंट बोलो बेटा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बस 2 लाइनें इसमें लिखो मेरे साथ। पहला स्टार, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स implies sharing of losses as well. Sharing of profits implies sharing of losses as well. However, comma, a person may become partner in profits only. However, a person may become a partner in profits only. A person may become a partner in profits only. अच्छा, एक बंदा आए और कहे मुझे खाली प्रॉफिट में पार्टनर बना लो, मैं प्रॉफिट तो शेयर कर लूंगा आपके साथ पर लॉस शेयर नहीं करूंगा, बनाओगे? है? अगर कोई बंदा आए कहे मैं प्रॉफिट में तो शेयर ले लूंगा पर लॉस में नहीं आऊंगा, बनाओगे पार्टनर? मैं तो बना लूंगा अगर अमिताभ बच्चन आ जाए तो, या कोई और सेलिब्रिटी आ जाए, है ना? कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा है जिसकी गुडविल का हमें फायदा मिल सकता है, तो बताइए हम उसको खाली प्रॉफिट में पार्टनर बना देंगे नहीं बना देंगे? बोलो हाँ या ना। अब एक और एग्जांपल सुनो। धीरज और मैंने मिलकर एक फर्म बनाई, ठीक है? हम दोनों ने मिलकर एक फर्म बनाई और हमने एक बढ़िया प्रोडक्ट की रिसर्च करी और वो बना के तैयार कर दिया। 10 लाख रुपए इसने लगाया, 10 लाख मैंने लगाया, और हम लोगों ने पूरा वो प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया एकदम बढ़िया लेवल पे। और ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट हिला के रख देगा, जबरदस्त। लेकिन पंगा हो गया, फंड सारे खत्म हो गए। हमें कॉन्फिडेंस है अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्चिंग स्टेज पे है, अभी तैयार है प्रोडक्ट हमारा, लेकिन लॉन्चिंग करनी है, पैसा ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट के लिए भी तो पैसा चाहिए ना भैया। देखो, ऐड कराएंगे, गूगल पे ऐड कराएंगे, और भी जगह ऐड कराएंगे, वेबसाइट वगैरह और जगह पे, सब जगह सेलिंग वगैरह साइटों पे, सब जगह। अब वो पैसा हमारा खत्म हो गया। तो अब हम गए जय के पास, हमने कहा जय तुम भी 10 लाख रुपए लगा दो, हमारे पार्टनर बन जाओ। कह रहा देखो सर मैं पैसे तो लगा दूंगा, मैं खाली प्रॉफिट में आऊंगा, लॉस में नहीं आऊंगा। और अब बताओ हमें इसे पार्टनर बना लेना चाहिए नहीं बना लेना चाहिए? बना लेना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंस है हम निकाल जाएंगे, तो हम खाली प्रॉफिट में भी पार्टनर बना सकते हैं। या तो कैपिटल नीड है या गुडविल नीड है। अगर या तो सामने वाले की गुडविल सॉलिड है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, कोई और भी बड़ा सेलिब्रिटी है ना? अब किसी की गुडविल अगर अच्छी है ना, किसी की गुडविल अगर जबरदस्त है, तो हम उसको पार्टनर बना सकते हैं, हाँ या ना? कंसिडरिंग द गुडविल। या फिर कैपिटल, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो भी बना सकते हैं। कोई बंदा जानने वाला हो, कोई पैसा तो लगा दूंगा मैं इसमें ना, मतलब मुझे लॉस नहीं चाहिए, खाली प्रॉफिट में आऊंगा, तो बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो अगर कोई व्यक्ति खाली प्रॉफिट में पार्टनर बनना चाहे तो बन सकता है, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। क्या कहते हैं बोलो बेटे? पार्टनर इन, he will only share profits, he will not share। अब आप मुझे बताओ यार, तुम तो बड़े समझदार लोग हो सारे, आप मुझे बताओ
हम लोग क्या करते हैं, हमारा तो भैया माल बना पड़ा है, लॉन्चिंग के लिए तैयार है, बैंक में गए, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, बैंक कहते हैं हम तो नहीं लोन देते, तुम्हारा स्टार्टअप फेज है, अभी तुम स्टार्टअप फेज में हो, हम तो लोन नहीं देंगे, पैसा मारा गया, फिर तो क्या करेंगे? किसी को पार्टनर बना लेना बेहतर है ना। अगर सामने वाला कहे मैं तो खाली प्रॉफिट में आऊंगा, तो आ जा भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? तो खाली प्रॉफिट में पार्टनर बनाया जा सकता है, या सामने वाले की गुडविल ऐसी है। आप समझिए इस बात को, लगता है हम कितना ही अच्छाई कर लें, बुराई कर लें चीज की, हो सकता है कोई लोग शाहरुख खान को पसंद करते हो, कोई ना करते हो सकता है कुछ लोग अमिताभ बच्चन को पसंद करते हो, कुछ ना करते हो, और जिनके जितने ना वाले होते हैं, जिनके जितने ना वाले होते हैं उससे ज्यादा हाँ वाले भी होते हैं। और जब तक आपके ना वाले नहीं है, आप सेलिब्रिटी हो ही नहीं, ठीक है ना। सेलिब्रिटी होता ही वही है जिसके नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव वाले भी होते हैं। उन बेचारों को इतनी मेहनत करते हैं, गालियां भी पड़ती हैं, और प्यार करने वाले प्यार भी करते हैं। अब अमिताभ बच्चन देख लो, शाहरुख खान देख लो, सलमान खान, इनके बंगले के सामने कितने हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? इन्होंने ये नाम ऐसे नहीं कमा लिया, दिन रात मेहनतें करके कमाया। कोई भी हो, कोई भी नाम अगर बनाया है इन लोगों ने, तो मेहनत की है। आपका अपने स्वार्थ के लिए की, तो आप भी तो अपने स्वार्थ के लिए बैठे हो, हम भी तो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। तो जो भी लोग हैं, अभी अभी एक बात बताओ, कोई भी सेलिब्रिटी इनमें से यहाँ आया हो और यहाँ खबर फैल जाए, भीड़े लग जाएंगी नहीं लग जाएंगी? बोलो हाँ या ना। तो उनकी गुडविल का फायदा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हम उनको पार्टनर बना सकते हैं। कौन नहीं देखना चाहता भैया? अगर मान लो यहाँ पे पता चले जी B3 असम्बल में अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, या शाहरुख खान आ रहे हैं, या सलमान खान आ रहे हैं, या कोई भी और सेलिब्रिटी, है ना, तो लोग जाते हैं, फैन फॉलोइंग जाती है, पैर रखने की जगह नहीं होगी सड़कों पे, ध्यान रखना उस समय। क्योंकि उन्होंने अपना नाम ऐसे नहीं बनाया, आप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। आप क्या पैदा नहीं हुए थे, आपके हो सकता है आपके कुछ तो पेरेंट्स भी आपकी एज के हो, तब से वो मेहनत कर रहे हैं। 20 साल के हो तो उनको इतने इतने साल हो गए मेहनत करते हुए। अब जब इतने साल के बाद ये उनकी मेहनत का रिवार्ड है कि लोग उनको इतना प्यार करते हैं। प्यार इंसान को नहीं, उसके काम को किया जाता है। उन्होंने लोगों के जीवन में खुशियां लाए हैं अलग अलग रूप से, उनके जीवन में एंटरटेनमेंट भी दिया, कुछ भी दिया, ठीक है ना, अलग अलग फिल्मों के जरिए, अभिनय के जरिए। तो हर एक का काम बोलता है। आज भी देख लो, आज भी ये हालत है कि अगर हम आपके हैं कौन, ऐसी मूवी अगर आज भी लग जाए ना उसमें, सिनेमा में, तो लोग अभी भी भर भर के देखने, सिनेमा में भी टिकट लेके। DDLJ आज भी लगती है तो आज लोग सिनेमा में, हॉल में भी देखने जाते हैं। तो इन लोगों के किरदार है भैया। तो और दिन रात मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है काम में किसी। तो इसलिए अगर कोई भी सेलिब्रिटी है, या कोई भी ऐसा गुडविल वाला पर्सन है, तो आप अगर वो पर्सन, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग टीचिंग का काम कर रहे हो, और टीचिंग के काम के अंदर आपको आपको आपने सर को बताया, और सर ने कहा चलो मैं भी पार्टनर बन जाता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं खाली प्रॉफिट में आऊंगा, ध्यान रखना, तो नहीं बनाओगे। आप कहोगे सर जी आ जाओ, आपके नाम का हमें फायदा मिल जाएगा, हम तो लगाएंगे केटी केटी केटी, है ना भाई? फायदा मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप अगर आपको पता है हमारा काफी फायदा हो जाएगा उस चीज से, तो आप गुडविल को देखते हुए ला सकते हो। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, खासकर उस फील्ड का सेलिब्रिटी उठाओ तो भाई। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो, तो एजुकेशन सेक्टर से लोगे ना सेलिब्रिटी, ये भी ध्यान रखना होता है। बात सेलिब्रिटी की नहीं है, सिंपल बात है, गुडविल और कैपिटल, गुडविल और इनकी नीड को देखते हुए हम किसी को पार्टनर बना सकते हैं खाली प्रॉफिट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है बोलो ना? बिजनेस। देखिए, द टर्म बिजनेस इंक्लूड
The term business include every trade, occupation, and profession. The term business include every, बोलो, every trade, occupation and profession. फिर business must be lawful. ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस पे एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, जबरदस्त एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर मैं आपको, मजा आ जाएगा। अच्छा एग्जांपल। तो बिजनेस के अंदर क्या क्या, द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ट्रेड क्या होता है? व्यापार करना, माल खरीदा माल बेचा, माल खरीदा माल बेचा, ये सारे व्यापारी तो बैठे हैं नीचे दुकानें लगा के। प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? प्रोफेशन। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? प्रोफेशन। डॉक्टर क्या करता है? प्रोफेशन। लॉयर क्या करता है? प्रोफेशन। एक्चुअली क्या करता है? प्रोफेशन। इंजीनियर क्या करता है? प्रोफेशन। वैल्यूअर क्या करता है? प्रोफेशन। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल भी तो पार्टनरशिप कर सकते हैं आपस में, यस और नो? बोलो हाँ या ना। क्या एक्चुरियल वैल्यूएशन फर्म नहीं खोल सकते? क्या सीए फर्म नहीं खोल सकते पार्टनरशिप में? बोलो हाँ या ना। क्या एडवोकेट की फर्म नहीं हो सकती? क्या कंपनी सेक्रेटरी की फर्म नहीं हो सकती? क्या डॉक्टर मिलकर पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना? ठीक है ना? तो बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब कहां भी जीविका कमाने के लिए आपने अपने आप को ऑक्यूपाई किया। आप दो जने मिलकर कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गए, ये भी क्या है? बिजनेस है। बिजनेस के अंदर क्या आएगा? एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। बिजनेस के अंदर क्या आएगा? बोलो, एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो देयर मस्ट बी ए बिजनेस एंड बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल। ए एंड बी, एग्जांपल लिखो। ए एंड बी A and B jointly owned, jointly owned, OWNED, NED. A and B jointly owned a building. A and B jointly owned a building. A and B jointly owned a building and sharing the rent thereof. A and B jointly owned a building and sharing the rent thereof. अब बताइए, ये दोनों पार्टनर है या नहीं है? अभी तो इंग्लिश में बहुत। A and B jointly owned a building and sharing the rent thereof. ए और बी ने मिलकर एक बिल्डिंग ले रखी है और उसका रेंट बांट रहे हैं। तो बताइए, ये पार्टनर है या नहीं? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। आंसर इज नो। लिखो, ए एंड बी आर नॉट पार्टनर्स। अभी तो कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अरे एक बिल्डिंग अगर खरीद के रेंट पे चढ़ा दी तो क्या पार्टनर बन गए? बिजनेस का है, बिजनेस है ये इनका। एक बिल्डिंग खरीद के अगर रेंट पे चढ़ा दो तो बिजनेस हो गया। अगर काम ही यही होता तो बात अलग होती। अगर वो कहते उनका काम ही यही है बिल्डिंग के ले लेके रेंट पे चढ़ाना, तो लिखो ए एंड बी आर नॉट पार्टनर्स। ए एंड बी आर नॉट पार्टनर्स। ए एंड बी आर नॉट पार्टनर्स, दे आर को ओनर्स ऑफ बिल्डिंग। ये देखो, ए एंड बी आर नॉट पार्टनर्स, दे आर को ओनर्स ऑफ बिल्डिंग।
ए एंड बी आर पार्टनर्स नहीं है। क्या है ये बोलो? को ओनर्स ऑफ बिल्डिंग। क्या है ये बोलो? को ओनर्स, जॉइंट ओनर्स, कंबाइंड ओनर्स। आप खुद सोचिए ना, आप अपने मित्र के साथ मिलकर एक बिल्डिंग ले लो और उसके 3 फ्लोर रेंट पे चढ़ा दो, तो क्या आपका बिजनेस हो गया? ये तो कोई जॉब वाला भी कर सकता है, उसमें क्या है? लेकिन आपके काम हो, आपने बकायदा पार्टनरशिप फर्म बना के या अदरवाइज भी आपका काम यही हो गया, आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम यही काम करा करेंगे। अगर प्रॉपर काम कर रहे हो इस चीज में ही तो बिजनेस कहला सकता है, लेकिन जनरली नहीं होगा। एक बिल्डिंग खरीद के रेंट पे चढ़ा देने से आप पार्टनर नहीं बन जाते, आप क्या हो? को ओनर ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है बात सभी को? ये अच्छा पॉइंट था या नहीं था? अगर ना पढ़ा होता तो गलत कराते। छोटी छोटी बातें सीखने की है। अगला क्या बोलो? म्यूचुअल एजेंसी, 5वां पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। देखो, एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लेना, ए एल वाला लिखना है, एल ई वाला नहीं। एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट of each other and responsible for the act of each other done act के बाद कॉमा, फिर अदर के बाद भी कॉमा, डन इन रिलेशन टू बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। डन इन रिलेशन टू बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। जैसे हमने ये भी कहा था, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस मस्ट बी carried on by all partners or any of them acting for all। नोट कीजिए। is the principal as well as agent of each other. Every partner is the principal as well as agent of each other and responsible for the act of each other। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है और एक दूसरे के कामों के लिए क्या है? जिम्मेदार है। कौन से काम? जो बिजनेस ऑफ एजेंसी में किए गए, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप में किए गए। ये थोड़ी ना कि पार्टनर ने पर्सनल कोई काम किया उसके लिए आप जिम्मेदार हो गए, उसने शादी की जिम्मेदार आप हो गए, नहीं, गलत बात ना। बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप में रहते हुए जो काम किया उसके लिए पार्टनर एक दूसरे के कामों के लिए क्या है? जिम्मेदार है। और तभी तो कहते हैं बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है, म्यूचुअल मतलब आपस में, हिंदी में लिख लो। म्यूचुअल का मतलब क्या है? आपस में। और एजेंसी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होती है? एजेंट के कामों के लिए कौन लाइबल होता है? एजेंट के कामों के लिए कौन लाइबल होता है? प्रिंसिपल। कौन लाइबल होता है? प्रिंसिपल। एजेंट के कामों के लिए कौन लाइबल होगा? बोलो ना, प्रिंसिपल। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है और एक दूसरे के कामों के लिए क्या है? बोलो, जिम्मेदार है। भाई अगर मान लो हम पार्टनर हैं आपस में,
मैंने कोई माल बेचा, अब वो डेटर पैसे देने आया, आप दुकान पे बैठे हुए थे, क्या ले लोगे पैसे या नहीं ले लोगे, या कहोगे उसी को देना पैसे जिसने माल बेचा था? बताइए। आप पार्टनर हो तो पैसे ले लोगे नहीं ले लोगे? या आप कहीं से उधार माल खरीद के आए, वो सामने वाला बंदा पैसे मांगने आया, मुझे दे देने चाहिए नहीं दे देने चाहिए? बिल्कुल दे देने चाहिए। मैंने किसी वर्कर को रखा सैलरी पे, अब मैं बाहर गया हुआ फॉरेन कंट्री, और आप मेरे पार्टनर हो, दुकान पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, उस बंदे की सैलरी दोगे नहीं दोगे? तो यही तो है जिम्मेदार, एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार, ठीक है ना? तो लिखो एग्जाम्पल, ए बी एंड सी A, B, and C are partners in a firm. A, B, and C are partners in a firm. Full stop. For X done by A, for X done by A, for X, ACTS, X, for X done by A, कौन कौन लाइबल होगा? For X done by A, B, C and firm will also be liable. For X done by A, comma, B, C and firm for X done by A, B, C and firm will also be liable. B, C and firm will also be liable. Full stop. For X done by B, for X done by B, for X done by B, comma, A, C and firm will also be liable. A, C and firm will also be liable. A, C and firm will also be liable. और तीसरा, for X done by C, for X done by C, for X done by C, comma, A, B and firm will also be liable. A, B and firm will also be liable. This is called mutual agency. This is called, बोलो ना, mutual agency. This is called mutual agency. ओके, डन है? बोलो बेटे, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? गुड। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, देखो, इट इज नॉट गिवन अंडर पार्टनरशिप एक्ट. It is not given under partnership act. It is given under Companies Act. कहां पे दिया हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर? कंपनीज एक्ट में. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? हाँ, 50, 50. एक फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50. और ये बात कहां लिखी गई है? कंपनीज एक्ट में. एक फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50.
और ये बात कंपनी कंपनी सेक्टर में दी गई है। कहां दी गई है? सेक्शन 464, वो पढ़ा दूंगा आपको मैं। 50 से ज्यादा हुआ तो इलीगल एसोसिएशन बन जाती है, अगर रजिस्टर ना कराओ तो। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? सारे एसेंशियल क्लियर हो गए, नहीं हो गए? बोलो। एक बार 1 मिनट लगा के इनको रीड कीजिए, फिर मैं इसके केस स्टडी पे आता हूं। इनको रीड कीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद फिर ये आप होमवर्क करेंगे जाके। एक बार ये पढ़ लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया, कहां दिया है? कंपनीज एक्ट में। और कितने हो सकते हैं? 50। ओके, लिख लिया सबने? कुछ रह गया लिखने से? पढ़िए इसे एक बार, फिर इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन पहले एक बार पढ़ लो। पहले सेकंड कंटेंट पढ़ लो। हमारा सेकंड कंटेंट भी डन हो गया, और अगली 2 क्लास में ये चैप्टर भी आपका डन हो जाएगा। ठीक है ना? अभी मैंने स्लो इसलिए चला ताकि पक्का याद करते हुए चलो, और साथ साथ याद करते हुए चलो। ठीक है ना? कम नहीं है, अभी क्वेश्चन आंसर भी इसमें होगा। इतना याद करने बैठोगे 2 घंटा घर पे लग जाएगा आपको। अभी याद भी करोगे, क्वेश्चन आंसर भी करोगे, इसके ऊपर टाइम लग जाएगा। लो विन द रेस, तो मैं कर दूंगा। अभी आप इसको स्टार्ट कीजिए, है ना? आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एमटीपी दिसंबर 2023 में आया हुआ है। डिफाइन पार्टनरशिप एंड एसेंशियल एलिमेंट, बता दोगे आराम से? क्या देना है इसमें? कंटेंट नंबर 1 और 2 जो आज लिखवाया सारा कर लोगे? अगर ये दोनों कंटेंट कर लिए तो ये आराम से लिखाओगे, नहीं लिखाओगे? क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं। अब पढ़ो, ये तो दिया होगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। मिस्टर राम एंड रहीम आर वर्किंग एज ए टीचर इन ईश्वर चंद विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल। ये अच्छे मित्र भी थे। इन लोगों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया। किसको? जॉन को। ये डिसाइड हुआ कि 10,000 रुपये रेंट दिया जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है लैंडलॉर्ड पे करेंगे। लैंडलॉर्ड ने गलती से बिल पे नहीं किया और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कट कर दिया कनेक्शन। जॉन को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा 2,800 रुपये, 200 रुपये पेनल्टी भी देनी पड़ी। जॉन ने 3,000 रुपये मांग लिए राम से। राम कहता भाई मैं तो 1,500 दूंगा, 1,500 तू ले रहीम से। ठीक है ना? आज जॉन ने कहा तुम दोनों पार्टनर हैं तो तुम में से किसी से भी मैं पैसे मांग सकता हूं। तो क्या क्या राम को पूरे 3,000 रुपये देने पड़ेंगे? बोलो। इसके लिए पहले पता लगाओ कि क्या ये दोनों पार्टनर है या नहीं है। बोलो।
बताओ, अभी अभी पढ़ाया, क्या ये दोनों पार्टनर हैं? नहीं है। अगर ये दोनों पार्टनर नहीं है तो वो कितने देगा? अपने 1500 देगा, उसके पैसे नहीं देगा। अगर ये पार्टनर होते तो वो किसी पे भी केस डाल के पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता था। अब ये क्वेश्चन आया कब है? आरटीपी जून 2023। देख रहे हो ना, ताजा ताजा सारा कुछ अभी। तो पहले तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे दी, एसेंशियल वगैरह थोड़े थोड़े बता दिए। सेक्शन 4, according to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। इनको ध्यान में रख के ये कहा जाएगा कि मिस्टर राम और मिस्टर रहीम में पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो तो स्कूल के टीचर है, उन्होंने तो फ्लैट खरीदा है जॉइंटली। तो केवल फ्लैट को रेंट पे देने से बिजनेस नहीं कहलाता, ठीक है ना। ये क्या है बोलो? को ओनरशिप। क्या है बोलो? क्योंकि इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है तो राम केवल कितने पे करेगा? 1500, और बाकी 1500 किससे लेने पड़ेंगे? रहीम से। ऐसे आंसर करके आने होते हैं आपको एग्जाम में, देख लो कितना बड़ा आंसर आपको देना पड़ेगा। ये प्रॉपर तरीके से आंसर करके आना पड़ेगा। क्लियर बात? तो यहां तक देखिए, 2 कंटेंट भी आपके कवर हो गए हैं और 2 क्वेश्चन भी कवर हो गए हैं। इतना आप तैयार करके लाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी लगभग लगभग हो ही चुका है अब आपका, ठीक है ना। अगली क्लास भी अब स्टार्ट करनी है हमारे को, ठीक है ना। तो इतना आप तैयार कर लेंगे? बोलो यस और नो। इतना आप तैयार करके लाइए, और एक क्वेश्चन और ले लो मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ये भी करना है, ठीक है। ओके, और पढ़ना है तो बोलो, मैं पढ़ा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत। बोलो, और पढ़े? बोलो बोलो। एक कंटेंट और पढ़ते हैं, छोटा वाला, है ना। एक कंटेंट और पढ़ते हैं, यही वाला पढ़ लेते हैं ना, थर्ड वाला। थर्ड वाला ही पढ़ लेते हैं। कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? ये और पढ़ लेते हैं चलो, क्योंकि फिर ठीक हो जाएगा आपके लिए भी। कहते हैं प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। इन लोगों के साथ हम प्रॉफिट बांटेंगे भी तो ये हमारे पार्टनर नहीं माने जाएंगे। पहला, मनी लेंडर। अगर हमने किसी से पैसा उधार लिया और वो कहता, आपने कहा, हमने कहा जी हम ब्याज नहीं देंगे पर हम आपको 10% प्रॉफिट का देते रहेंगे। हमने किसी से पैसा उधार लिया और हमने उससे एग्रीमेंट किया कि हम तुम्हें ब्याज तो नहीं देंगे, पर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें 10% या 20% दे देंगे। तो क्या वो पर्सन हमारा पार्टनर माना जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। अगला, सर्वेंट और मैनेजर ऑफ द फर्म एज इज रेमुनरेशन। अगर हम अपने मैनेजर को देते हैं मैनेजरियल रेमुनरेशन, क्या दे रहे हैं? मैनेजरियल रेमुनरेशन दे रहे हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर अपने मैनेजर को हम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्या वो हमारा पार्टनर माना जाएगा? नहीं। प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। अगला पॉइंट, विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर। विडो होती है विधवा, विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर। 3 पार्टनर थे, मैं, शिखर और जय। जय नहीं नहीं, हाँ मरेगा वो पहले बोल रही है। तो कोई बात नहीं, जय खर्च हो गया। अब जय खर्च हो गया, इसकी एक छोटी सी बीवी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, वो आ गए शिखर के पास, कहते हैं वो तो चले गए, अब आप ही का सहारा है। कहते कोई नहीं भाभी जी, हम सहारा देंगे। आप आपको उनका हिस्सा बनता है 5 लाख रुपए फर्म में, सुन तो लो। 5 लाख रुपए जय साहब का हिस्सा बनता था फर्म में, वो आप ले लो। कहती नहीं, ये पैसों का मैं क्या करूंगी, मुझे तो सहारा चाहिए, सहारा। कहता मैं क्या सहारा, तुम मेरी खुद के घर पे है।
तो उसने कहा आप ये 5 लाख रुपए फर्म में रख लो और हमें, आप उनको 1/3 हिस्सा दे रहे थे ना, 33% दे रहे थे ना उनको 1/3, आप 10% ऑफ प्रॉफिट देते रहना हमें, ताकि ये छोटे छोटे जो जय छोड़ के गए हैं उनको मैं पाल लूंगी। तो चुन्नू मुन्नू छोड़ गया ये। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम अपने पार्टनर की विधवा को या उसके बच्चों को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, क्या वो हमारे पार्टनर बन जाएंगे? बोलो, क्या वो हमारे पार्टनर बन जाएंगे क्या? नहीं। तो यही तो कह रहे हैं, प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। अगला पॉइंट, ए प्रीवियस ओनर of part of business as consideration for sale of goodwill. A previous owner of part of business as consideration for sale of goodwill. अगर हमने किसी का चलता चलाता बिजनेस खरीद लिया, हमने टेक ओवर कर गए किसी का चलता चलाता बिजनेस, और हमने कहा आप अपना बिजनेस छोड़ो, हम चलाएंगे अब इसको, आपको बैठे बैठे 20% आता रहेगा प्रॉफिट, तो क्या वो हमारे पार्टनर माने जाएंगे? नहीं, उनको तो गुडविल के बदले हम पैसे दे रहे हैं। तो प्रॉफिट का बांटा जाना, बोलो एवरीबॉडी, प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। इन लोगों के साथ प्रॉफिट बांटेंगे भी तो ये हमारे पार्टनर नहीं माने जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप की असली पहचान क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है बोलो? म्यूचुअल एजेंसी, विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। कार्डिनल मतलब मीजरेबल। अगर आपको मीजर करना है कि दो जनों में पार्टनरशिप है या नहीं, तो क्या देखोगे? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यही है क्या? पार्टनरशिप की असली पहचान, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पढ़ लीजिए, टॉपिक नंबर 3 भी आपका डन हो गया, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपका, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपको, 1 2 ये वाले, ठीक है ना। अब आपका तैयारी के लिए बहुत अच्छा खासा आपके पास कवरेज है। कंटेंट नंबर 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन है आपके, एक तो हो ही जाएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका 1 और 2 ये दोनों आपने करके लाने, ठीक है। इतनी तैयारी कीजिए, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस।